हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी छात्रों का एक बार फिर से मॉडर्न क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि मैं नीतीश सर, आज आप लोगों को यहाँ टॉपिक दिख रहा होगा संजीवनी बूटी बॉल। यानी कहने का मतलब कि 2024 बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ पे हम सिर्फ आप लोगों को 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट बताने वाले हैं जो 2024 बिहार बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए आप इसको जरूर देखिएगा और जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वे क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2024 में आने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है। यानी कहने का मतलब कि जो हमारे कोशिकाओं में जो ऑक्सीजन पहुंचता है, उस ऑक्सीजन को हमारे एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक लेकर के कौन जाता है। तो जैसे देखो, पहला दिया है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का मतलब व्हाइट ब्लड कॉर्पस, यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं, ये नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा लसिका, दूसरा ऑप्शन नंबर है लसिका, ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे है आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस। यानी कहने का मतलब कि ये आरबीसी ही है जो क्या काम करता है कि हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन होता है उस ऑक्सीजन को एक कोशिका से दूसरे कोशिका में लेकर के जाता है। तो इसलिए ऑक्सीजन का वाहक कौन हो गया? आरबीसी। यानी पहले क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वह दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र इसमें से क्या है? तो देखो, सबसे पहले दर्पण सूत्र होता है क्या है? तो 1/f बराबर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यानी फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के संबंध जो बतलाता है वह क्या होता है? दर्पण सूत्र होता है। तो अब इसी रिलेशन को हमको यहां ढूंढना है कि इस रिलेशन चारों में से यह रिलेशन कहां पे दिया हुआ है। तो जैसे ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये तो नहीं होगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u, यह भी नहीं होगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर जो सी है 1/u बराबर 1/v प्लस 1/f, यह भी नहीं होगा। अब हमको देखना है कि होगा कौन। तो यहां ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। एक तो आपको सीधा दे देगा, दूसरा या इसको लिख आपसे पूछना चाहे तो 1/f बराबर ये जो v प्लस में है इस साइड ला करके क्या कर देगा? माइनस कर देगा। क्या हो जाएगा इधर? 1/u। यानी कि जो हमारा यह फॉर्मूला है कि 1/u बराबर 1/f माइनस 1/u, यह भी क्या हो जाएगा? हमारा दर्पण सूत्र हो जाएगा। या एक और इसका कंडीशन हो सकता है कि 1/f माइनस 1/u बराबर 1/ क्या हो जाएगा? v हो जाएगा। तो ये जो तीन आपको यहाँ पे सूत्र लिखा हुआ है, यह जो तीनों सूत्र है वह दर्पण सूत्र होगा। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, या इसी को चेंज करके ऑप्शन में डाल दे 1/u बराबर 1/f, ये जो हमारा 1/v प्लस में है इस साइड ला करके माइनस कर दे, या 1/v बराबर क्या कर दे? 1/f माइनस 1/u कर दे। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर था वो ऑप्शन नंबर डी था। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है हमारा क्या है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो सबसे पहले कि स्वपोषी क्या होते हैं, तो पोषण की दो क्रिया होती है, एक स्वपोषण होता है, एक विषम पोषण होता है। स्वपोषण कहने का मतलब कि जिसमें जंतु अपना भोजन स्वयं बना लेता है वह स्वपोषण के अंतर्गत आता है। जो जीव जंतु अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं वह स्वपोषी जीव जंतु कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब कि स्वपोषी जीव जंतु कौन होते हैं? तो जितने भी सारे हमारे पेड़ पौधे होते हैं वह क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। तो अगर हमको स्वपोषी के लिए अगर करना है तो कौन सी वे क्रिया करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हमको क्या क्या चाहिए? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हमको H2O चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। अगर ये तीनों चीज जहां भी हमको मिलेगा, और जो क्लोरोफिल होता है वह हरे पेड़ पौधों में पाया ही जाता है।
तो अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करना है तो इन 4 घटकों का होना अति आवश्यक है। जो पहला हमारा घटक होगा वह H2O, दूसरा जो घटक होगा वह प्रकाश, तीसरा जो घटक होगा वह CO2 और चौथा जो घटक होगा वह क्या होगा, क्लोरोफिल। उसके बाद तो कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है, तो पहला क्लोरोफिल हमको चाहिए ही, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, तीसरा सूर्य का प्रकाश भी चाहिए और चौथा जो नहीं दिया है तो चौथा ऑप्शन इसमें क्या दे दिया है, इनमें से सभी। तो जो इस थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, इनमें से सभी होगा। आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो क्या होती है। तो सबसे पहले अवतल दर्पण होता क्या है, यानी कहने का मतलब कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या है, धंसा हुआ है। तो दर्पण बनाने के लिए इसको बाहर से हमको क्या करना पड़ेगा, कलई करना पड़ेगा। यह जो हमारा दर्पण है वो कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। यहाँ क्या होता है, दर्पण का ध्रुव होता है। यहाँ क्या होता है, तो यहाँ वक्रता केंद्र होता है। अगर कोई भी किरण प्रकाश, अगर कोई भी प्रकाश मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है तो परावर्तन के बाद वह किससे गुजरती है, तो मुख्य फोकस से गुजरती है। किससे गुजरती है, मुख्य फोकस से। तो ये जो हमारा यफ है वो क्या है, मुख्य फोकस है। अब फोकस दूरी क्या होती है, तो दर्पण में कोई भी जो दूरी होती है वह दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। यानी कि यह जो मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच की जो दूरी होगी वही हमारा फोकस दूरी होगा। अब फोकस दूरी कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, आइए इसको समझते हैं। अगर नियम हमारा क्या है कि आपतित प्रकाश के दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है, आपतित प्रकाश के दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है, आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। तो यह प्रकाश की किरण की दिशा किधर है, इस तरह है, और दर्पण में कोई भी जो दूरी होती है वह दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। तो ये जो दूरी है वो इधर माप रहे हैं, प्रकाश की दिशा इस साइड है, दूरी हम इस साइड माप रहे हैं। तो क्या होगी, आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में, तो आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। यानी इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है, हार्मोन पादप में देखो कौन कौन से के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। ऑक्सिन होता है, साइटोकाइनिन होता है, एबिसिसिक एसिड होता है, एथिलीन होता है। तो इसमें देख लो, एथिलीन एक प्रकार का क्या है, पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन क्या है, पादप हार्मोन है। ऑक्सिन क्या होता है, पादप हार्मोन। लेकिन ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है वह पादप हार्मोन नहीं बल्कि जंतु हार्मोन होता है। एथिलीन पादप में क्या काम करता है, तो जितने भी फल्स को पकाने के काम आते हैं वो उसमें किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है, एथिलीन। ये जो ऑक्सिन हार्मोन होता है वो पौधों के वृद्धि में सहायक होता है। यानी पौधों को वृद्धि करने के लिए कौन सा हार्मोन सहायक होता है, ऑक्सिन हार्मोन सहायक होता है। यानी कहने का मतलब कि यह वृद्धि करता है, कोशिका विभाजन करता है, तो इसमें और एथिलीन क्या करता है, फल को पकाने का काम करता है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन्स नहीं है, तो पादप हार्मोन्स का नहीं है का आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन क्या है, पादप हार्मोन्स नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 है, किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो देखो जो वायवीय शोषण है उस प्रकार के शोषण से क्या होती है, हमको अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है। अब वायवीय शोषण से हमको अत्यधिक ऊर्जा मुक्त क्यों होती है, तो क्योंकि उसमें वायु का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। जिसमें भी वायु का पूर्ण ऑक्सीजन का पूर्ण ऑक्सीकरण होगा उसके दौरान क्या होगा, अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होगी। तो वायवीय शोषण के दौरान 36 एटीपी ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, वायवीय शोषण। अगला क्वेश्चन है, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। तो सबको पता है कि अमीबा जो जीव है वह एक कोशिकीय जीव होता है। यानी कहने का मतलब कि अगर अमीबा का शेप देखा जाए तो कुछ इस तरह से शेप क्या होता है, अमीबा का शेप होता है। तो अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, तो ये जो बीच में ये जो दिया हुआ है पोर्शन, यह क्या इसको बोला जाता है, कुटपाद बोला जाता है। अमीबा क्या करता है, अपने भोजन को जैसे सोचे कुटपाद है, तो अगर इसके संपर्क में जो कुछ भी आएगा तो ये अपने कुटपादों को क्या करता है, चिपका लेता है। और इसी कुटपाद के द्वारा ही अमीबा अपना क्या करता है,
भोजन ग्रहण करता है। तो किसके द्वारा भोजन ग्रहण करता है? ऑप्शन नंबर सी, फुटपाथ के द्वारा क्या करता है? भोजन ग्रहण करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है कि जब मैग्नीशियम के फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है? तो सिंपल क्वेश्चन है कि जब मैग्नीशियम एक फीता है, उसको अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जाहिर सी बात है कि कोई भी चीज जलता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलता है, तो जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाएगा तो उसमें जो निकली लौ होती है वह चमकीला उजला होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की बात कह रहा है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? कंपोस्ट मतलब उर्वरक की बात किया जा रहा है कि जब पेड़, जो साग सब्जी है, जब विघटित होता है, विघटन का मतलब होता है जब एक बड़े अणु छोटे छोटे अणुओं में टूट जाते हैं, तो उस समय ये जो होता है, उस समय कौन सी अभिक्रिया होती है? तो उस समय अभिक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। आइए अब इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। एक सिंपल सूत्र पूछ रहा है कि निम्नलिखित में बुझा हुआ चूना कौन होता है? तो बुझा हुआ चूना किसका सूत्र है? कैल्शियम ऑक्साइड को बुझा हुआ चूना कहा जाता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो फिर हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो क्वेश्चन फिर 10 संजीवनी बूटी का टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।